ओके, आवाज आ रही है? ओके, ठीक है, हम प्रोसीड करते आगे। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये बताया था कि मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि बॉन्ड क्यों बनते हैं, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। मैंने आपको दो रीजन बताए थे। पहला कारण तो ये है कि टू अटेन द, जो आप लोगों ने बताया, दोनों रीजन आप लोगों ने बता दिया था किसी ना किसी ने। पहला रीजन है टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज टू कंप्लीट द ऑक्टेट, है ना। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आने का मतलब होता है ऑक्टेट कंप्लीट करना, है ना। टू अटेन द स्टेबिलिटी, वही, हाँ, है ना। टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है टू कंप्लीट द ऑक्टेट। टू कंप्लीट द ऑक्टेट का मतलब होता है कि अपने अंदर 8 एटम, अपने अंदर किसी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन ला ले वो, है ना। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन लाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? कैन एनीबडी टेल? कोई बता सकता है मुझे ये कि अपने अंदर 8 इलेक्ट्रॉन लाने के क्या तरीके हैं? स्कूल में सीखा होगा बेसिक से। किसी भी एटम को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंचना है तो कैसे वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकता है, कैसे वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है? ओके, हाँ, बराबर है ना। एक तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, है ना। या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, या वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, या वो शेयर कर सकता है। तो 3 तरीके से कर सकता है वो। अगर वो लूज करेगा और गेन करेगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, तो उसके थ्रू हमेशा क्या, कौन सा बॉन्ड बनता है आपको पता ही होगा, स्कूल से आपने पढ़ा है, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, है ना। उसके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं उसको, है ना। और अगर वो शेयर करेगा तो दैट विल रिजल्ट इनटू विच टाइप ऑफ बॉन्ड? प्लीज आंसर, है ना, तो सबको पता है। उसकी वजह से क्या होने वाला है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अच्छा, किसी ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड सुना है क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किसी ने सुना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? स्पेलिंग भी मैं स्पेलिंग बताता हूँ आप लोगों को। आपने 2 ही बॉन्ड सुने ना, ये बॉन्ड किसी ने सुना है जो अभी मैं बता रहा हूँ, तो मैंने मैसेज किया? होप 31 यहाँ पर है, जिसमें से एक मैं हूँ और एक निखिल होंगे शायद। बाकी लोग रिप्लाई ही नहीं कर रहे। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है, आप यही यहाँ पर ये सब सीखने वाले हो इस चैप्टर में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है एंड ऑल। ओके, तो ये तो हो गया पहला रीजन, टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ये पहला रीजन है, राइट। लैंड्रॉय मैं बताता हूँ बाद में। नहीं नहीं, इट्स नॉट अ डाइपोलर बॉन्ड एंड ऑल, इट्स नॉट डाइपोलर बॉन्ड। मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, ये तो पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या बताया था? टू डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी, टू डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी। बिकॉज कभी भी कोई भी सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, अगर वो अपनी एनर्जी कम करेगा ना तो हमेशा स्टेबिलिटी अचीव करेगा। अपनी एनर्जी कम करेगा तो स्टेबिलिटी अचीव करेगा, है ना। तो वो भी वही करना चाहते हैं, अपने अंदर एनर्जी कम करना चाहते हैं। और एनर्जी कम करने का एक ही तरीका है कि वो लोग बॉन्ड बना दे। अगर वो किसी तरह से बॉन्ड फॉर्म कर देंगे ना तो उनके अंदर एनर्जी कम हो जाएगी। इफ एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और दुनिया में हर कोई चाहता है कि उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, तो ये 2 रीजन है। अगर आपको कोई भी पूछे कि वाई बॉन्ड फॉर्म्स, 2 रीजन। पहला, टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और टू कंप्लीट द ऑक्टेट। एंड द नेक्स्ट रीजन इज, आपको बता रहा था, टू डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टू डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी। ग्राफ भी बताया था आपको कि जैसे 2 एटम नजदीक आते हैं, जैसा होने वाला है, रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और रिपल्शन हमेशा, मैंने आपको क्या सिखाया, रिपल्शन ऑलवेज लीड्स टू इंक्रीज इन द एनर्जी, है ना। इसीलिए ग्राफ कैसा था, को मैंने ग्राफ भी सिखाया, वो ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ग्राफ ऐसा था, ऐसा ग्राफ था, है ना, बराबर है। ये क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट?
आई होप मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। ठीक है, ओके, ठीक है। तो इतना बता दिया था मैंने अभी। अब मेरा क्वेश्चन सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये, अगर कोई आपको पूछे कि कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, क्या आंसर है? टाइप ऑफ बॉन्ड्स, कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं? कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, कितने बोले? 4। तिशिया आपने 4 बोला, बता सकते हो कौन से 4? सौरभ आपने 3 बोला, बताओ कौन से 3? चलो 2 तो समझता है, 2 तो स्कूल से पढ़ते हो ना। 4 कौन से है तिशिया? चार टाइप के बॉन्ड्स कौन से हैं? आपने भी 4 बोला, बताओ लैंड्रा, कौन से 4 टाइप है? ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, काफी आंसर्स आ रहे हैं। 3 आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, आंसर इज 2। ठीक है, आंसर इज 2, और वो 2 कौन से है वो मैं समझाता हूँ। हमेशा याद रखना इसको जो मैं अभी बताने वाला हूँ। टाइप ऑफ बॉन्ड 2 ही है, कौन सा? इंटर अटोमिक, इंटर अटोमिक बॉन्ड, इंटर अटोमिक बॉन्ड्स, और दूसरा है इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ मॉलिक्यूल को, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। 2 ही टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, दैट इज इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स एंड इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। अब सोचोगे ये क्या है, हमने तो कभी नहीं सुना ऐसा कुछ, हम तो स्कूल से सुन रहे आयनिक और कोवेलेंट, और अभी मैंने एक जस्ट बताया था कोऑर्डिनेट, उसको सोच के कितने लोगों ने 3 आंसर दिया है। फिर ये क्या है नया, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। नाम में ही मतलब है, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन का मतलब क्या होता है? 2 स्कूल के बीच में कॉम्पिटिशन, दैट इज नोन एज इंटर स्कूल, है ना। इंटर स्टेट मतलब 2 स्टेट के बीच में, मतलब इंटर का मतलब हमेशा क्या होता है? 2 के बीच में, इसका मतलब हमेशा इंटर होता है ना, उसका मतलब इंटर होता है। तो इंटर एटॉमिक यानी 2 एटम के बीच वाला बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड जो 2 एटम के बीच में एग्जिस्ट करता है, ऐसा बॉन्ड जो 2 बॉन्ड के बीच में एग्जिस्ट, 2 एटम के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, ये एक एटम है, ठीक है, 2 एटम है, इन 2 एटम के बीच में जो बॉन्ड है, 2 एटम के बीच में जो बॉन्ड है, ठीक है, जो भी इनके बीच में जो भी बॉन्ड है, इसे मैंने हाइपोथेटिकली बनाया है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इंटर एटॉमिक बॉन्ड, दैट इज नोन एज इंटर एटॉमिक बॉन्ड, क्योंकि सिंस इट इज प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स, इसीलिए इसको हम इंटर एटॉमिक बॉन्ड बोलते हैं। वैसे ही सिमिलरली अगर 2 मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड है, 2 मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे आसपास आप जहाँ पर भी बैठे हो, वहाँ पर आपके आजू बाजू ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है तो वहाँ पर गैसेस बहुत सारे हैं। सबसे ज्यादा गैस कौन सा है एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो वो जो ऑक्सीजन है वो कौन से फॉर्म में है? O2 फॉर्म में, है ना। वो कौन से फॉर्म में है? O2 फॉर्म में है, O2। तो एक ही एटम, एक ये मॉलिक्यूल, आप पहले बात तो आपको डिफरेंस तो समझ में आती ही होगा, दिस इज एटम, एक ओ, खाली ओ बोलना इज एटम, जबकि अगर मैं O2 बोलूं तो O2 इज मॉलिक्यूल, है ना। ये मैंने बहुत स्टार्टिंग में आपको सिखाया था। खाली N बोलूंगा तो क्या है? एटम, नाइट्रोजन एटम। पर अगर मैं N2 बोलूं तो दैट इज मॉलिक्यूल, है ना, वो मॉलिक्यूल है। तो आप जहां पर भी अभी बैठे हो वहां पर ऑक्सीजन है आजू बाजू, पर ऑक्सीजन कौन से फॉर्मेट में है वहां पर? एटॉमिक फॉर्म में। तो वहां 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में भी बॉन्ड है एक्चुअली, जो 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में भी फोर्सेस है, तभी तो वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक होंगे, है ना, और तभी तो आप उसको इंस्पायर कर पा रहे हो। अगर आप सोचो कि 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता, या कोई भी टाइप का फोर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा होता, अगर कोई भी टाइप का फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, तो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो काफी दूर दूर होते हैं। और अगर 2 मॉलिक्यूल काफी दूर दूर होते हैं, अगर 2 मॉलिक्यूल काफी दूर दूर होते हैं तो एयर प्रेशर बहुत कम होता। एयर प्रेशर, अगर 2 मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है तो आप सांस कैसे लोगे? इंस्पायर कैसे करोगे? इंस्पिरेशन कैसे करोगे? ठीक है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल काफी नजदीक नजदीक है, पे भले ही दिखते नहीं है बट हम फील तो कर सकते हैं उनको। ठीक है, बट O2 जो है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, वो सब छोड़ो, O2 मॉलिक्यूल जो है वो काफी नजदीक नजदीक है।
काफी नजदीक नजदीक है। और नजदीक नजदीक है इसका मतलब उनके बीच में कोई ना कोई तो फोर्स है, कोई ना कोई तो फोर्स होगा तभी तो वो नजदीक है ना। वो दो, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, उसके बीच में कोई तो बॉन्ड है, उनके बीच में कोई तो बॉन्ड है। तो ये मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड होते हैं, उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, दे आर नोन एज इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। तो दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर। ठीक है, अब बात आती है इंटर एटॉमिक। इंटर एटॉमिक कितने टाइप के होते हैं? इंटर एटॉमिक 4 टाइप के। इंटर एटॉमिक अगेन 4 टाइप के। दो एटम के बीच में कौन से टाइप के बॉन्ड होते हैं? आयनिक बॉन्ड, पहला है आयनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, चौथा मेटालिक बॉन्ड। 4 बॉन्ड है जो कि इंटर एटॉमिक है, दो एटम के बीच में है, वो दो एटम के बीच में प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई उनको हम क्या बोलते हैं? इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स। और वो कौन से हैं? आयनिक, पहला आयनिक, दूसरा कोवेलेंट, तीसरा कोऑर्डिनेट, चौथा मेटालिक। ठीक है, सिमिलरली वैसी बात आती है इंटर मॉलिक्यूलर कौन से? इंटर मॉलिक्यूलर, आपने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा? स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा? स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ लिया? तो स्टेट्स ऑफ मैटर में जरूर आपने वर्ड सुने होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आपने वैंडरबिल्ट फोर्स सुना होगा वहां पर, सुना है ये सब? वो सब क्या है? वो दो मॉलिक्यूल के बीच में ही तो होते हैं, वो दो मॉलिक्यूल के बीच में ही तो होते हैं, है ना। तो इंटर मॉलिक्यूल दो टाइप के हैं, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है वैंडरबिल्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैंडरबिल्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना इंटर मॉलिक्यूलर दो है, इंटर मॉलिक्यूलर में दो आते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा आता है वैंडरबिल्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैंडरबिल्ट में वापस 3 आते हैं, वैंडरबिल्ट के अंदर वापस 3 आते हैं, कौन से? डाइपोल डाइपोल, है ना, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, आई थिंक इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल ऐसा कुछ है, नहीं इंड्यूस डाइपोल नहीं है, जस्ट अ मिनट, डाइपोल डाइपोल, एक डाइपोल डाइपोल है, एक मिनट, आयन डाइपोल इज नॉट अ वैंडरबिल्ट, वो वैंडरबिल्ट में कंसीडर नहीं होता आयन डाइपोल। डाइपोल डाइपोल तो इंड्यूस डाइपोल, हाँ इंड्यूस डाइपोल ही है, आई थिंक इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, ठीक है, जो भी है, 3 टाइप के होते हैं वो वापस। तो वो अभी यहाँ पे कंसर्न नहीं है, बिकॉज वो स्टेट्स ऑफ मैटर में हो गया होगा आपका। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना याद रखो कि टोटल अगर आपको कोई पूछे कि कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, 2 होते हैं, एक इंटर एटॉमिक होता है, एक इंटर मॉलिक्यूलर होता है। इंटर एटॉमिक मतलब 2 एटम के बीच में, इंटर मॉलिक्यूलर मतलब 2 मॉलिक्यूल के बीच में। इंटर एटॉमिक के अंदर वापस 4 आते हैं, और उसको वैसे ही याद रखोगे जैसे मैंने आपको याद करवाया, पहला आयनिक, दूसरा कोवेलेंट, तीसरा कोऑर्डिनेट, चौथा मेटालिक। इंटर मॉलिक्यूलर में वापस 2 टाइप के हैं, उसको भी वैसे ही याद रखोगे जैसे मैंने सीक्वेंस बताया, पहले हाइड्रोजन फिर वैंडरबिल्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों ऐसा बताया मैंने? क्योंकि जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे की तरफ बता रहा हूँ आपको, मतलब जो सबसे पहले बताया था आयनिक, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है ना, और जो सबसे लास्ट मैंने बोला वो सबसे वीकेस्ट है। तो अगर आपको कोई पूछे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड है। सबसे वीकेस्ट कौन सा है? सबसे वीकेस्ट है वैंडरबिल्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनफैक्ट आयनिक बॉन्ड इज नॉट अ बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बॉन्ड नहीं है, इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगेन वो भी क्या है, एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हमने बॉन्ड का नाम दे दिया है। वो कोई बॉन्ड थोड़ी है, कोई बॉन्ड नहीं है, इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसे? जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ आपको, देखो सोडियम, ठीक है, हम सबको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11, है ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11। अगर मैं ओल्ड वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो उसका आंसर आएगा 2,8,1। अगर इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में अगर उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, है ना, उसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ऑब्वियसली ये कैसा बन जाएगा? Na+, Na+, है ना, और अब ये बन जाएगा 2,8, आ गई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सिमिलरली क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन होता है 17 का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7। इसको अगर अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको अगर अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑब्वियसली ये गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन क्या करने वाला है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और गेन करेगा तो ऑब्वियसली क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl- में, Cl- में।
2,8,8 बन जाएगा, बट Cl माइनस और ये Na प्लस और Cl माइनस, सिंस दे आर अपोजिटली चार्ज, Na प्लस पॉजिटिव है, Cl माइनस नेगेटिवली चार्ज है, इसीलिए इनके बीच में क्या आ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में क्या आ जाता है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिनको ऐसे दिखाया जाता है, जैसे मैंने अभी लाइंस दिखाया, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है और नेचर का रूल है पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं, तो ये अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो वो कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है, नाम दे दिया है बॉन्ड, ओके, बट एक्चुअली वो क्या है, इट्स अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्या बोल रहे हो आप, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नहीं रोक सकते क्या, कैसे रोकोगे, ये सब आयनिक लेवल पर होता है, दिखता थोड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से होता है, तो मैंने आपको पूरा समझाया, अभी समझ में आया मैंने क्या बोला, आपको क्लियर है मैंने क्या बोला, इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर, वो सब कहानी समझ में आई मेरी, क्या समझाया। ठीक है, तो अभी से कोई अगर आपको पूछे तो इस तरह से बताना। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इज आयनिक, उसके बाद है कोवेलेंट, उसके बाद है कोऑर्डिनेट, उसके बाद है मेटालिक, उसके बाद है हाइड्रोजन, और सबसे लीस्ट जो, या सबसे वीक अगर हम बोल सकते हैं, वो है वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा पता होना चाहिए, इस तरह से टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इसी तरह से हमें चैप्टर को पढ़ना भी है, हमें चैप्टर को हर एक चीज पढ़नी है, मतलब हमें आयनिक बॉन्ड पढ़ना है, हमें कोवेलेंट पढ़ना है, हमें कोऑर्डिनेट पढ़ना है, हालांकि मेटालिक के बारे में इतना दिया नहीं, बिकॉज मेटालिक 12th में होता है थोड़ा बहुत, मेटालिक के लिए स्पेसिफिकली अलग से नहीं दिया है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड और वैंडरवाल आप स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ते हो, इनफैक्ट आपने पढ़ा भी होगा, समझ में आया इतना। ठीक है ना, तो ये याद रखना, इस तरह से ये चैप्टर की शुरुआत होती है। अब इस चैप्टर में कैसे दिया है वो मुझे पता नहीं, मैं अपना तरीका बता रहा हूँ जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, अब देखते हैं इसमें क्या दिया है। ठीक है, तो ये याद रखोगे आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इस चैप्टर में। अब देखते हैं क्या दिया है, चलो पढ़ते हैं। ओके, चलो देखो, इन्होंने भी वही क्वेश्चन पूछा सबसे पहले, इन्होंने भी वही क्वेश्चन पूछा है ना, व्हाई आर द एटम हेल्ड टुगेदर इन अ केमिकल कंपाउंड्स, है ना, देयर मस्ट बी सम फोर्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर। एक मिनट, ये हमेशा इंक कौन लगा देता है रेड कलर का, आप लोग क्यों यूज करते हो। प्रशांत, आपने किया ये, प्रशांत, हाँ, ठीक है, ओके। तो you have already learned in lower classes that the forces holding atoms together in a compound are called chemical bonds, तो हम सबको पता है। How are the chemical bonds formed between two atoms? There are two ways of formation of chemical bond, ये भी हमने स्कूल से पढ़ा है ना, by loss and gain of electrons, and that will result in the formation of ionic bond, है ना, by sharing a pair of electrons between the two atoms, उसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनने वाला है। In either process of the formation of chemical bonds, each atom attains a stable noble gas configuration, मैंने आपको यही बताया, चाहे एटम, इलेक्ट्रॉन, जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, गेन करे या शेयर करे, ये सब करने से उसके अंदर क्या आता है, क्यों करता है ये सब, क्योंकि उसके अंदर क्या आने वाला है, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आने वाली है ना, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आने वाली है, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये सब करता है वो, है ना। विच इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन, ऑब्वियसली आउटर मोस्ट, है ना, सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो, क्यों सबसे बाहर वाला, क्योंकि सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे दूर है, न्यूक्लियस से सबसे दूर है, और न्यूक्लियस से सबसे दूर होगा तो वो वीकली बॉन्डेड होगा, वो वीकली बॉन्डेड होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन अंदर है उसको न्यूक्लियस जो है वो ज्यादा होल्ड करके रखेगा अच्छे से, जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो वीकली
वीकली अटैच होता है न्यूक्लियस से, तो आसानी से उसको हम निकाल सकते हैं बाहर, है ना। आपने पढ़ा भी होगा उसको, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा आपने, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। तो which electrons are involved in the formation of chemical bond? The electron present in the outermost shell of an atom are involved in the formation of chemical bond. सबको पता है ये। हाँ, वैलेंस शेल। सबसे बाहर वाले शेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल, है ना। उसके बाद वाले को क्या बोलते हैं? किसी को पता है? वैलेंस शेल तो मैं समझ गया, सबसे बाहर वाले शेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, आधा बता रहा हूँ, पूरा सर्कल नहीं ड्रॉ किया मैंने। आप समझो कि ये वाला 1 2 3, जो 1 वाला है वो वैलेंस शेल है, सबके स्क्रीन पे दिख रहा है ये। परफेक्ट, सबको दिख रहा है। तो सबसे बाहर वाला जो है 1, वो तो वैलेंस शेल है, सबको पता है ना, उसको वैलेंस शेल बोलते हैं, स्कूल में भी पढ़ा। मुझे ये बताइए 2 और 3 को बोलते हैं? 2 वाले शेल को क्या बोलते हैं? परफेक्ट, सही बोला, क्या बात है, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। उसके बाद वाले को एक ने आंसर दे दिया। थर्ड वाले को क्या बोलते हैं? क्या बात है, ये जमीर, आपका नाम जमीर, आई होप मैंने सही प्रोनाउंशिएट किया है। आपको कैसे पता है ये जमीर? हाँ, इन्होंने भी बता दिया, पढ़ा था आपने 10th में। आप आईसीएसई से हो या आप लोगों को था ये, स्टेट बोर्ड में था क्या? ओके, मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके 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 ओके, 9th स्टैंडर्ड में बताया था। सेकंड को बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, इट इज नोन एज पेनल्टीमेट शेल, इट इज नोन एज पेनल्टीमेट शेल। थर्ड वाले को बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट शेल। तो सबसे बाहर वाले को बोलते हैं वैलेंस, उसके अंदर वाले को पेनल्टीमेट, उसके अंदर वाले को प्री पेनल्टीमेट। तीन नाम है, वैलेंस, वैलेंस शेल। मैं आपको सीक्वेंस भेजता हूँ। वैलेंस, पेनल्टीमेट और प्री पेनल्टीमेट, इस तरह से याद रखना है, अभी बोलना नहीं। वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट शेल, प्री पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब इसमें सबसे पहली थियरी है कॉसेल एंड लुइस अप्रोच टू अ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। इनका अप्रोच कुछ ऐसा ही जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भाई कि जो सोडियम होता है उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। मतलब 2,8,1, तो वो क्या करने वाला है अपने अंदर, किसी ना किसी तरह से वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सिमिलरली क्लोरीन के साथ हमने देखा वो क्या कर रहा था, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, है ना। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कार्बन की, या फिर मैं हाँ कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। कोई मुझे बता सकता है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? देखो मैं लिख रहा हूँ, सही है क्या? ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? वैलेंस शेल को अल्टीमेट भी बोल सकते हैं, ऑब्वियसली अल्टीमेट मतलब लास्ट, हाँ बोल सकते हैं। ये बताओ ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी है वो कार्बन की सही है क्या?
राइट और रॉन्ग? मैंने सिखाया इसके पहले, बताओ। सिर्फ एक ही बता रहे हैं कि राइट है। अच्छा राइट है, ओके। अच्छा मुझे बताओ कि कार्बन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? प्लीज मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर चाहिए मुझे। हाँ बराबर है ना, पर मुझे तो यहाँ दो ही दिख रहे हैं, ऐसा कैसे? या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आप लोग को, दो के चार? ये बताओ मुझे, इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको, दो या चार? पक्का? इसमें चार ही है ना? इसमें एक्चुअली चार ही है, क्यों? क्योंकि यही मैं देख रहा था कि सही बताते हो या गलत बताते हो, क्योंकि यहाँ क्लियर दिख रहा है कि सेकंड शेल है ना? हमें शेल को ऑब्जर्व करना होता है। सेकंड यहाँ पर जो वैलेंस शेल इसके अंदर है वो है 2, तो 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो और दो, पीरियोडिक टेबल पढ़ा है ना? तो आंसर इज 4। मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है ना? तो यही कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। चार इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, क्लियर दिख रहा है, क्योंकि मेरे को देखा है काफी स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं सर 2p2, यहाँ तो दो ही इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा। मतलब पीरियड टेबल पढ़ा अच्छे से आपने, अच्छी बात है। चलो ठीक है, तो यही मैं आपको बता रहा था कि अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन में वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चार होते हैं। अब वो अपने अंदर कैसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लाएगा? चार और इलेक्ट्रॉन शेयर करके, चार और इलेक्ट्रॉन शेयर करके, है ना? तो तीन तरीके से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ सकती है, और यही उन्होंने कॉसल एंड लुईस ने कुछ ऐसा कंसेप्ट दिया था। कॉसल एंड लुईस ने ऐसे ही कुछ कंसेप्ट दिया है, देखो ध्यान से, ये देखो, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड ऑल, वही देखते हैं, पहले काम करते पढ़ ही लेते हैं। हाँ, number of attempts were made to explain the formation of chemical bond in the terms of electron, but the first satisfactory explanation was given by Poisson and Lewis independently. दोनों ने अलग अलग तरीके से दिया, ठीक है, वो हिस्ट्री कोई काम की नहीं है। They gave a logical explanation of the valence which was based on the inertness of the noble gases. ठीक है, उन्होंने यही बोला था कि एलिमेंट जो है वो क्या करेंगे अपने अंदर, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन लेके आएंगे? इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन लेके आते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ this they proposed a theory of valence known as electronic theory of valence in 1916, ठीक है। according to Lewis the atom can be pictured in terms of positively charged kernel, ठीक है। याद रखना kernel का मतलब क्या होता है? kernel का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट शेल को छोड़ के जितने भी अंदर शेल है और न्यूक्लियस है उसको केर्नल बोलते हैं। देखो लिखा भी है, केर्नल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, इट्स नॉट कर्नल, इट्स केर्नल, ठीक है। क्या होता है ये? न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स को केर्नल बोलते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल रहे हैं उसको छोड़ के बाकी जितने भी बचे उन सबको हम केर्नल बोलते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन हम बाहर, एक बार हमने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो जो बचा वो क्या रहेगा? पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ऑब्वियसली क्या बचने वाला है? पॉजिटिवली चार्ज, तो उसको केर्नल बोलते हैं, ठीक है। एंड आउटर मोस्ट शेल दैट कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, दिस ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। सबको पता है, ये सब शुरुआत है, ठीक है, इंट्रो है, ये भी सबको पता है। Lewis stated that each atom achieves a stable octet during the formation of chemical bond. In case of sodium and chlorine, this can be achieved by the transfer of one electron from sodium to chlorine, है ना? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना? आपको भी पता है 2,8,1 था, तो वो अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और क्लोरीन में 17 था, 2,8,7, तो वो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज किया वो गेन करेगा क्लोरीन, है ना? स्कूल से सीख रहे सब तो। 10 सोडियम 2,8 और क्लोरीन बन जाएगा 2,8,8, ions are formed which are held together. In case of other molecules like H2, F2, chlorine and HCl, the bond is formed by sharing a pair of electron, है ना? जब हाइड्रोजन, ये जो बाकी जो इन्होंने बताया सिस्टम H2, F2, Cl2, इनके अंदर क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। In this process, each atom attains a stable outer octet of electrons, ठीक है। तो चाहे वो शेयर करे या लूज एंड गेन करे, अपने अंदर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके आ जाएंगे। बस इतना ही, कुछ खास नहीं दिया। ऑक्टेट रूल क्या होगा? वही वापस कि हर एटम अपने अंदर क्या
लाने की कोशिश करेगा 8 इलेक्ट्रॉन। जब कभी भी इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वो स्टेबल है, स्टेबल हो जाएगा। बट आपको बाद में पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो ही नहीं करते, जो ऑक्टेट रूल को फॉलो ही नहीं करते। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, PCl5। PCl5 कैसे, मैं बताता हूँ। आपको पता है PCl फॉस्फोरस के अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर, जो आउटर मोस्ट है उसका वैलेंस शेल, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कोई बता सकता है मुझे? फॉस्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कहीं देखने मत जाना, सर्च करने मत जाना। अच्छा मुझे इतना बता दो, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन के पास? नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? ये तो गिन ही सकते हो, इजी है ना? नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, है ना? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना? 5 होते हैं। नाइट्रोजन के नीचे ही तो फास्फोरस आता है, नाइट्रोजन के नीचे ही तो फास्फोरस आता है, फास्फोरस में भी 5 ही होंगे। ठीक है, फास्फोरस में भी 5 होते हैं। ओके, इतना पता है आप लोग। अब देखो यहाँ पर मैं उसके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ कि समझो फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे मैंने 5 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर मैंने 5 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ऐसे एक्स के फॉर्म में, सिर्फ प्रेजेंटेशन के तौर पे ऐसे ही बताने के लिए कि ये 5 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस। अब ये क्या कर रहा है, PCl5 बना रहा है, मतलब अपने साथ कितने क्लोरीन को जोड़ेगा? 5 क्लोरीन को जोड़ेगा। अब आप सोचो, अगर 5 क्लोरीन को जोड़ेगा तो वो 5 क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे। 500 क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, तभी तो शेयर होगा, क्योंकि एक बॉन्ड हमेशा बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। एक बॉन्ड बनने के लिए हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो क्लोरीन भी तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। मैं क्लोरीन के बॉन्ड जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, सॉलिड डॉट बोल सकते हो, सर्कल तो नहीं है। इस तरह से दिख रहा है, विजिबल है स्क्रीन पे ये। हाँ, इतना सबके स्क्रीन पे विजिबल है, आई होप। अब ध्यान से देखो, अब सारे इलेक्ट्रॉन को काउंट करो, कितने इलेक्ट्रॉन है। जितने भी शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन है वो सब सब काउंट होते हैं। तो अब फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। 5 उसके थे, उसने 5 और शेयर कर लिए। 5 उसके पास थे, 5 उसने शेयर कर लिए। विजिबल नहीं है? थोड़ी देर रुक जाओ, शायद विजिबल हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों के स्क्रीन पे विजिबल है, इसका मतलब है नेटवर्क जोन में नहीं हो आप। वैष्णवी 20 कैसे हो गए? सिर्फ ये जो इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ बताया वही गिनने होते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन है ना? ओके, है ना? 10 ही इलेक्ट्रॉन हुए। बट ऑक्टेट रूल जो है उसने बोला था कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं या कुछ भी होता है, चाहे वो शेयर हो, गेन हो, लूज हो, हमेशा जो एटम होता है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पर यहाँ देखो कितने। उन्होंने ये भी बोला था कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही स्टेबल होगा, अदरवाइज स्टेबल नहीं होगा। बट देखो PCl5 के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, बट फिर भी वो स्टेबल है। इसीलिए ये एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल का। ठीक है, ये ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है। अब ऐसे ही बता रहा हूँ, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 10 कैसे हुए, क्या है, सब बता दूंगा, डोंट वरी। ऐसे ही बता रहा था ऊपर ऊपर से। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है, 5 फॉस्फोरस के खुद के और 5 उसने क्लोरीन से शेयर किए, है ना? तो उसकी वजह से 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऐसे को बोलते हैं हम हाइपर ऑक्टेट। हाइपर ऑक्टेट और सुपर ऑक्टेट ऐसे वर्ड यूज करते हैं। ऑक्टेट से ज्यादा है ना, इसलिए हाइपर ऑक्टेट, सुपर ऑक्टेट ऐसे वर्ड यूज होते हैं। इनफैक्ट एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। आपको ढूंढना पड़ेगा ऐसा कौन सा है जिसके अंदर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। उसमें से ये एक है, और ऐसे भी बहुत है और। ठीक है, हाइपर वैलेंट भी बोलते हैं, हाइपर वैलेंट। हाइपर वैलेंट मतलब कितने 8 होने चाहिए थे उससे ज्यादा। हाइपर वैलेंट बहुत सारे नाम यूज करते हैं लोग।
हाइपर ऑक्टेट, सुपर ऑक्टेट, हाइपर वैलेंट, ये वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो कोई बात नहीं, इतना समझ में आ गया। तो ऑक्टेट रूल का खाली इतना ही कहना था कि वो लोग बोल रहे थे कि हर एटम चाहे वो लूज करे, गेन करे या शेयर करे, हमेशा उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम में 2 ही होता है ना, हीलियम में ड्यूप्लेट स्टेट होता है, हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं कुछ हद तक, हाइड्रोजन में भी वही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ऑक्टेट रूल क्या था। ऑक्टेट रूल इतना ही है कि उन्होंने ये बोला था कि जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, वो स्टेबल है और वो एग्जिस्ट करेंगे, ऐसा बोल के उन्होंने बस अपना स्टेटमेंट खत्म कर दिया। बट बाद में पता चला ऐसे भी बहुत सारे कंपाउंड है जिनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है आउटर मोस्ट शेल में, 8 से ज्यादा है या 8 से कम है, फिर भी वो लोग एग्जिस्ट कर रहे। तो फिर बाद में पता चला कि उनको नाम दे दिया गया हाइपर वैलेंट, जो ज्यादा है, जो कम है उसको बोलते हैं हाइपोवैलेंट या इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी बोलते हैं उनको। थोड़ी देर में मैं उसके एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, तो अभी देखो क्या है पहले octet rule. In 1960, Cossell and Lewis proposed an important theory for explaining the formation of chemical bond known as electronic theory of valence. एग्जाम में क्वेश्चन आता है electronic theory of valence किसने दी थी? ठीक है, आंसर इज Cossell and Lewis. ठीक है, this theory is mainly based on the octet rule developed by Lewis. ठीक है, octet rule is based on the stability of noble gases due to presence of 8 electron, that is ns2 np6, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए in the वैलेंस शेल। तो घुमा फिरा के बार बार वही सब लिख रहे हैं लोग, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या लिखा है? आठ के नीचे वाले भी है ना, है 8 के नीचे वाले भी है जो स्टेबल है, आएंगे, डोंट वरी, सब धीरे धीरे। अब देखो क्या लिखा है, दिस रूल स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड एटम लूजेस, गेन और शेयर्स इलेक्ट्रॉन so that its outermost orbit valence shell contain 8 electrons. अभी भी वही बात बार बार बोल रहे हैं। Therefore, the atom attains the nearest inert noble gas electronic configuration. ठीक है, octet rule is found to be very useful in explaining the